ठीक है, किस देश के नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अब बंगाल में ना दुर्गा पूजा पंडाल लगाने में कोई समस्या आएगी, ना मुहर्रम का जुलूस निकालने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी अपने अपने रास्ते पर चले। आप बताएं, एक मुझे दंगा का कहानी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक दंगा हुआ। पहले आपने मेरठ दंगा, मलियाना दंगा, भिंडी के दंगे, कितने दंगे, भागलपुर दंगा, ये दंगों का इतिहास है जिसमें कितने हिंदुओं के मारे गए, कत्लो गारत का जो पैसे मंजर इस देश ने देखा है। यही नहीं, आप पहले ट्रेन में, पार्क में आप भी जाती होंगी, देखा होगा, इस संदिग्ध वस्तु को न छुए धमाका हो सकता है। अब कहीं आपको वो वोट मिलता है क्या? एक मजबूत, मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत और मुकम्मल हिंदुस्तान, एक राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। ये प्रखर राष्ट्रवाद का, प्रचंड राष्ट्रवाद है जिसमें कहीं किसी के लिए कहीं कोई तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है, और हम तुष्टीकरण के खिलाफ और थे, हैं और सदैव नहीं। और नियत अगर आपकी अच्छी है तो फिर नीति बनाने में समस्या नहीं आएगी। केतन जायसवाल जी, मैं सुन रहा था, तो नियत और नीति की बात अगर है तो मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि भाजपा के शासन में विश्वास लायक इतना कुछ नहीं है, क्योंकि बंगाल के पास में एक राज्य है बिहार। बिहार में हमारे धनंजय जी की पार्टी लगभग 20-25 साल से एनडीए का वहाँ सरकार है, अभी तो वहाँ पूर्ण सरकार है। वहाँ से पलायन कितना रुका, वहाँ इंडस्ट्रियाँ कितनी आई, वहाँ तो नौबत ये आई कि 10-10 हजार लोगों को देकर किसी तरह से सरकार बचाई। और उसके बाद देखिए सर, बोल रहा था ना मैं, आप तो बोले अभी 2-3 मिनट। हाँ, तो इस एन केन प्रकार वहाँ सरकार, बाकी वहाँ ज्ञानेश जी का जो भूमिका है वो है ही इस तरह से। और नहीं, आपने एक आरोप लगाया कि क्या क्या देकर क्या क्या सरकार बनाई, क्या क्या आपने जायसवाल जी? 10-10 हजार देकर सरकार बनाई। बिहार में 10-10 हजार रुपए देकर तो सरकार बचे। आप जिसके साथ लड़ रहे थे उनका पैसा बताऊं कितना बताया था देंगे, सरकार बन गई तो शपथ ग्रहण के फौरन बाद? नहीं, मैंने वो नहीं कह रहा था, मैं तो पैसा देकर सरकार, नहीं, पैसा देकर सरकार बनाया का मतलब क्या है? वोटर खरीदा? मेरी बात, बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश नहीं सर, बेसिक ही समझने की कोशिश कर रही हूं मैं कि पैसा देकर सरकार बनाई से मतलब आपका क्या है? वोटर खरीदा इन्होंने जी, बिल्कुल लोगों को। तो फिर इसका मतलब ममता बनर्जी जो लंबे समय से वेलफेयर स्कीम चला रही थी वो तो वोटर को खरीद रही थी। फिर तो अगर इसी लॉजिक से चले, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में ऐलान है क्या कुछ ऐसा? हिमाचल में ऐलान है क्या केतन जायसवाल जी, ऐसा कुछ महिलाओं के लिए पैसा देते हैं आप वेलफेयर स्कीम के तहत? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिएगा तब तो मैं बोलूंगा। भाजपा को तो 4 मिनट बोला, आपने टोका नहीं। केतन जायसवाल जी, मैं पूछ रही हूँ, हिमाचल में विमेन वेलफेयर की स्कीम है कोई? विमेन वेलफेयर की स्कीम है। कितना पैसा देते हैं? झारखंड में भी है। और कितना पैसा देते हैं? अरे भाई, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्क आप समझिए। तो कोई सरकार आती है, कोई सरकार आने के बाद वेलफेयर की स्कीम चलाती है, लोगों के अकाउंट में पैसे देती है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर आप जो एमसीसी कहते हैं, आपके सारे चुनावों से पहले हर राज्य में आपके घोषणा पत्र उठा लूंगी अभी केतन जायसवाल जी, हरियाणा से लेकर, दिल्ली से लेकर, हिमाचल से लेकर, बिहार से लेकर, आपके सारे घोषणा पत्र उठाऊंगी। और उसमें चुनावों से पहले ही आपने क्या कहा? पहले पैसा देना गलत है सर। कहाँ रिलीज हो जाते हैं चुनाव आने से पहले पैसा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? कहता है धनंजय जी, संहिता कहती है कि चुनाव के हफ्ता भर 10 दिन पहले आप पैसा नहीं देते। धनंजय जी जल्दी से 30 सेकंड सर। धनंजय जी 30 सेकंड प्लीज। पूर्णिमा जी, केतन जी को एक देखना चाहिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी केंद्र में सरकार बनते ही 1 लाख रुपया सबको मिलेगा, 8,000 महीने खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये खटाखट बाबा को, आपको पहले खटाखट बाबा को याद रखना चाहिए। दूसरी बात, आपने कर्नाटक का बुरा हाल कर रखा है अपने वादों के कारण, आपने तेलंगाना का बुरा हाल कर रखा है अपने वादों के कारण, हिमाचल में पैसा देने को नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में जाकर के कहा है कि भाई वादा उतना ही करो जितना निभा सको। हमने कोई ऐसा वादा किया हो जिसको पूरा न किया हो तो आप बताइए। हमारे स्टेट्स में जो भी योजनाएं बनती है, जो भी हम वादे करते हैं, उसका रोड मैप हमारे पास होता है और उसको हम लागू करते हैं। दूसरी बात, केतन जी बात सुन लीजिए, पूरी बात आपने बिहार में कितना ठीक है सर, ठीक है। अभी वो रमनीश जी, अभी हाँ बोलिए पहले। धनंजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से सर, लेकिन टाइम नहीं है थोड़ा। केतन जी आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्शन कर। अच्छा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए धनंजय जी जल्दी बोलेंगे।
13,132 करोड़ रुपए कांग्रेस ने बिहार को छोड़ा था। 13,132 करोड़ के मेयर बजट पे आपने छोड़ा था। लालू जी का जब शासन गया 23,326 करोड़ पे आपने छोड़ा था। 3,76,000 करोड़ के बजट पर हम लेकर के गए। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए कि बिहार के बजट को हमने कितनी वो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की। ठीक है, पहले बेसिक्स डाटा आप जान लीजिए। ओके, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। और रमनीश जी, वो कौन सी स्कीम थी पेंशन वाली? मुझे आशा लगता है कि आज देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कुछ दलील रखने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि लगातार इतनी हार में हताशा तो होना लाजमी है। आप देखिए हताशे के कगार पे इस तरह ये पहुंच चुके हैं कि आप ये जो झूठा ये आरोप बिहार में लगा रहे हैं, इनके पास सबूत ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप ये जो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया दे करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे वोट खरीदा है, आप सबूत दिखाइए ना भाई। लेकिन आपने जिस तरह से खटाखट वाली स्कीम जो चलाई थी ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि महाराष्ट्र को जीत लिया झटाझट, हरियाणा को जीत लिया, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को, बिहार को झटाझट हो रहा है। लेकिन आम जनता जो है ना, उसकी भारतीय जनता पार्टी वाली जो झटाझट जो स्कीम है उसको अपना लिया। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी जी से मैं आह्वान आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जिस तरह से औद्योगिक का पलायन बहुत बड़े स्तर में हुआ है, आप हैदराबाद में गया, जो नैनो वाला प्रोजेक्ट जो गुजरात में चला गया, चाहे नोएडा में चला गया, पुणे में चला गया, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट फिर से दोबारा यहाँ पे आए। जो सिंडिकेट वाला, जो माफिया वाला जो राज चलता था वहां पे, उससे बंगाल को मुक्त मिले, ताकि वहां पे ये सारे औद्योगिक घराने फिर से आए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है, जिस तरह से घुसपैठ ने एक बहुत बड़ा केंद्र जो बना हुआ है पश्चिम बंगाल, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है, उनकी सरकार शुवेंदु दादा उससे मुक्त नहीं, और अब तो जमीन नहीं मिल रही, फेंसिंग नहीं कर पा रहे, अब ये सब बातें भी तो नहीं होंगी। और दुष्यंत जी, इसीलिए क्योंकि हर बार जब सरकार ये आने की कोशिश करती है बीजेपी, और चुनाव लड़ने की जैसी तैयारी शुरू होती है, तो हमेशा हमने एक डबल इंजन वाला नैरेटिव देखा है। तो जाहिर है कि अब ये डबल इंजन वाला नैरेटिव तो यहाँ पर भी देखने को मिला। तो डबल इंजन के रहते फायदा भी फिर डबल ही होना चाहिए। नहीं, कहाँ होता है? हाँ। कोई डबल फायदा नहीं होता, सिंगल भी फायदा नहीं होता। और बिहार में 10,000 रुपया देके निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित हुआ है। ये तो कई एजेंसियों ने, सर्वे एजेंसियों ने बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या गलत कहा? जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, आपके यहीं पे मैं भी था और बहुत लोग थे, तो मुख्य जो योजना बताया जा रहा था उसी को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किया है। तो यही भाजपा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का तो यही चल रहा है सारा का सारा। कोई ऐसा देश के अंदर स्थायी रोजगार में वृद्धि हुई हो, या कोई और काम इन्होंने किया हो, निर्माण क्षेत्र में ही कोई बड़ी इंडस्ट्रियों का कोई कार्य हुआ हो, उस पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। दिल से कह रहे हैं आप ये? बिल्कुल, सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं? सबूतों के साथ जैसे विपक्ष जो है वो विरोध करता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। क्यों विपिन जी? बात है, देखिए बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए, और जहां पर आलोचना बनती है वहां आलोचना करे, लेकिन जहां तारीफ बनती है तारीफ होनी चाहिए। और मैं देखिए संक्षेप में एक बात बोलूंगा कि जो सरकार की, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अब सही मायने में उसका अमल होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। और यहाँ पर उद्योग अगर और बढ़िया तरीके से यहाँ पर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, साथ साथ आप बात करें एआई, डेटा साइंस की, सेमीकंडक्टर्स की, और आप इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, एक्सपोर्टर्स के लिए हब बनाया जाए। और जैसे कि खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं कि तवज्जो देनी चाहिए कि एवरी प्रोडक्ट शुड बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। तो वोकल फॉर लोकल की जब हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की, तो यहाँ पर ये एक बहुत स्वर्णिम मौका है कि वाकई में, क्योंकि जो प्रतिभा बंगाल के नागरिकों में है, तो वो भी उनको अलग जुदा करती है बाकियों से। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एक सबकी निगाहें होंगी कि कैसे शुवेंदु अधिकारी, ये उनका जो कार्यकाल रहता है, बड़ा करना होगा। और मुझे लगता है बदलाव करने की इच्छा इसीलिए भी होनी चाहिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि पहली बार वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, तो आपके पास परफॉर्म करने का भी प्रेशर होगा। और रंजन सिंह साहब, कई बार मुझे लगता है कि उम्मीदें चुनौतियों का दूसरा नाम है।
मतलब उम्मीदें ही नहीं होंगी तो फिर चुनौतियां कैसे होंगी? और उम्मीदें इसीलिए हैं क्योंकि आप कहते हैं कि हमसे उम्मीद लगाइए। देखिए, बंगाल की जनता ने पूर्णिमा जी उम्मीद के साथ ही, आप याद होगा 1977 में लेफ्ट को लाई थी, उम्मीद ही थी बंगाल की जनता को, जो जब 2011 में ममता को प्रचंड वोट के साथ और प्रचंड वोट टर्नआउट के साथ इनको एक उम्मीद के तहत ही लाई थी। लेकिन ये उम्मीद तब ना उम्मीद में बदल गई जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे इस तरीके से हो गई कि लोगों को जान माल बचाने की लाले पड़ गए। वहां पर जान माल बचा नहीं पा रहे थे लोग, बंगाल के लोग। इस तरीके की व्यवस्था बंगाल में इन्होंने खड़ा कर दिया। 4 लाख करोड़ रुपए की बजट है, लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए की कर्ज है। पिछले 15 साल में 6,895 कंपनियां पलायन कर गई बंगाल से। वो बंगाल जहां पर इंटेलेक्चुअलिटी का रिप्रेजेंटेशन वैश्विक स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करता था, और हमें एज ए भारतीय होने पर गर्व होता था कि बंगाली जो अस्मिता है वो कहां से कहां लेकर ये चले गए थे। तो ये सारी चुनौती, सत्ता जो है इनके लिए मेवा है और सत्ता हमारे लिए सेवा है। ये फर्क है हमारे और इनके उसमें। ठीक है सर, लेकिन आज जब शपथ का मंच हमने देखा तो उस शपथ के मंच पर शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया, एक सियासी संदेश भी गया। लेकिन अब असली सवाल सत्ता से आगे बढ़कर व्यवस्था बदलने का है, और इस व्यवस्था को बदलने और चुस्त दुरुस्त और बेहतर करने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है। आपका शुक्रिया धनंजय गिरी जी, केतन जायसवाल जी, रमनीश वत्स जी, दुष्यंत नागर जी, आपका धन्यवाद। विपिन शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। रंजन जी, धन्यवाद। आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।